ये देख लो भाई साहब, बाबा साहब की हो प्रतिमा टूटी नारायणपुर में और चौहानों के लोग आए हुए खड़े हैं यहाँ पे। भाई साहब लठ ले पहले आके देख के गए, दोबारा फिर से आए, वो भी कहने लगे क्या रेट है। मैंने कहा मतलब इस देश के अंदर नारियों को 33% आरक्षण की संसद में जरूरत क्या है। भाजपा के अंबेडकर हितैषी होने की पोल अब सरेआम खुल रही है। भाजपा के नेता पहले तो अंबेडकर जयंती मनाते हैं, फिर शाम को नशे में धुत होकर अंबेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं। जी हां, शोषितों वंचितों की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को पुलिस डरा रही है, धमका रही है, ताकि उनकी आवाज चुप हो जाए और शोषितों वंचितों को न्याय ना मिल पाए। बीजेपी के पूर्व मंत्री के बेटे की काली करतूत इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी के मंत्री तो पूर्व हो चुके हैं, लेकिन उनके बेटे का जो भौकाल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरेआम सड़कों पर उतरकर बहन बेटियों के साथ बदसलूकी कर रहा है। कल रात प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर आकर बताया कि कैसे महिला आरक्षण को सपा, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने आने नहीं दिया। खुद को महिला हितैषी और बाकियों को महिला विरोधी कहा, लेकिन कट्टर सनातनी लोग जो हैं वो महिलाओं के इस आरक्षण का खुलकर विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मुरादाबाद की खबर सामने आई, एक और तो जहां उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी प्रतिमाओं पर चार दीवारी बनाने की बात कर रहे हैं, छतरी लगाने की बात कर रहे हैं। और जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब की प्रतिमाओं को हम सुरक्षित करेंगे ताकि उनकी प्रतिमा टूट ना सके। योगी जी तो ये बात कह रहे हैं, भले ही दलितों का वोट लेने के लिए कह रहे हो, 403 करोड़ का फंड भी जारी कर रहे हैं, लेकिन योगी जी की पार्टी के लोग, योगी जी की जाति के लोग दिन में तो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, लेकिन रात में नशे में धुत होकर बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं। ये देख लो भाई साहब, बाबा साहब की हो प्रतिमा टूटी नारायणपुर में और चौहानों के लोग आए हुए खड़े हैं यहाँ पे। भाई साहब लठ लेके आए हैं, लठ लेके। ये हालत है इनकी, देखो ये है, ये है व्यवस्था यहाँ की। उत्तर प्रदेश का प्रशासन यो है। देखियो भाई साहब, ये है यहाँ पे। मामला मुरादाबाद के ठाकुर द्वारे का है, जहां पर अजय प्रताप सिंह जो कि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा के 2022 में, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने नशे में धुत होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया और अगर जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों के साथ मारपीट की। लोगों ने बताया, ग्रामीणों ने बताया कि अजय प्रताप सिंह अपनी जाति के लोगों को, अपने लोगों को लेकर वहां पर पहुंचे। दरअसल मामला 16 अप्रैल का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अजय प्रताप सिंह का जन्मदिन था। उसके जन्मदिन में तमाम दूर दूर से सब नेता नगरी के लोग पहुंचे हुए थे और सब लोगों ने शराब पी। शराब पीने के बाद सब लोग इकट्ठा होकर ठाकुर द्वारा नारायणपुर छंगा गांव जो है वहां पर जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है उस पर पहुंचे और बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ दिया।
बीजेपी कितना भी चिल्ला चिल्ला कर कह ले कि वो अम्बेडकर हितैषी है, मूर्ति लगवा ले, उसके ऊपर छतरी लगवा ले, फिर चार दीवारी करवा ले, लेकिन बीजेपी के लोगों के भीतर की जो मंशा है वो साफ पता लगती है कि वो अम्बेडकर से कितनी नफरत करते हैं और अम्बेडकर की प्रतिमा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो लोग नशे में नहीं होते हैं तो दलित वोटों के लालच में वो लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन जब वो शाम को शराब पी लेते हैं, नशे में हो जाते हैं, तो उनको अपना जातिवाद याद आता है, उनको अपना गुरूर गुमान याद आता है, दूसरे की जाति छोटी नजर आती है, अपनी जाति बड़ी नजर आती है, और फिर ऐसे में आकर वो अपना जातिवाद दिखाते हैं। और ऐसा ही कुछ ठाकुर द्वारा में हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर कई लोगों पर मुकदमा लिख लिया गया है। बीजेपी के विधायक पर, जो विधायक प्रत्याशी थे, उन पर मुकदमा लिख लिया गया है। बीएसपी की टीम यहाँ पर पहुंची है। दूसरी खबर गाजीपुर से है दोस्तों। गाजीपुर में विवेक यादव नाम के पत्रकार, जो ओबीसी टाइम्स करके एक न्यूज चैनल चलाते हैं, ओबीसी समाज की आवाज को उठाते हैं, शोषितों वंचितों की आवाज को एक पहचान देते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। विवेक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा गाजीपुर की, और बताया जा रहा है कि गिरफ्तार इसलिए किया गया है, विवेक यादव ने कोई अपराध नहीं किया है। विवेक यादव ने सिर्फ विश्वकर्मा समाज की एक बेटी, जिसकी हत्या 14 अप्रैल को हुई थी, उसको न्याय दिलाने के लिए कवरेज की, और कवरेज इस तरीके से की, उसके पिता से बात की, और इस पूरे मामले में प्रशासन जो एफआईआर नहीं लिख रहा है, जो लिपापोती करने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर विश्वकर्मा समाज की जो बेटी थी, उसके पिता से बात की, उनकी आवाज को उठाने की कोशिश की। शासन भारी संख्या में यहाँ पे आया हुआ है, तमाम लोग आए हुए हैं। परिवार पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि परिवार मुकदमा न कराए, मुकदमा वापस ले ले। जो तहरीर उन्होंने लिख करके दी है, आज चौथा दिन है। 14 तारीख को इनकी बच्ची निशा विश्वकर्मा की हत्या कर दी गई थी। देखिए, ये सियाराम विश्वकर्मा हैं, दुखियारे हैं, बेचारे हैं। इनकी बच्ची गई है, इनके बच्ची की मौत हुई है, और आज पुलिस रात के 10 बजे आती है, इनके घर पे दबिश देती है, और दबिश दे करके देखिए किस तरीके से इनको दबाव बनाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आप मुकदमा वापस ले लीजिए, क्योंकि जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने इनके बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसकी हत्या की, वो लोग रसूखदार लोग हैं, उनकी सत्ता में तगड़ी पैठ है। लेकिन ऐसे में जो गाजीपुर का प्रशासन है, उसने क्या किया? उसने ओबीसी टाइम के पत्रकार विवेक यादव को ही उठा लिया। आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें तमाम पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, और विवेक यादव जो हैं वो पीड़ित परिवार से या पीड़िता के पिता से, मृतका के पिता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर विवेक यादव को रोकने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक चीज तो यह है कि पत्रकार तो शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज उठाते हैं, ऐसे में गोदी मीडिया जो है वो शोषितों, वंचितों की आवाज नहीं उठाता। लेकिन जब बहुजन पत्रकार या फिर ऐसे पत्रकार जो ओबीसी जातियों से आते हैं, वो अपने समाज के लोगों की आवाज को उठाते हैं, तो पुलिस प्रशासन लोग नहीं चाहते कि उनकी आवाज उठे, और वो लोग आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनको खामोश कर दिया जाता है, उनको शांत करने की पूरी कोशिश की जाती है। बताया जा रहा है कि विवेक यादव जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और पता नहीं उनको कहां ले जाया गया है। आप समझ सकते हैं कि एक ओबीसी जाति का पत्रकार, एक दलित जाति का पत्रकार जब अपने शोषित वंचित समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करता है, उनके हक में बात करने की कोशिश करता है, तो किस तरीके से उसके साथ क्या होता है ग्राउंड पर, उसको क्या क्या झेलना पड़ता है। ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर, वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है। बीजेपी के मंत्री तो पूर्व हो गए, मंत्री जी तो पद से हट गए, लेकिन मंत्री जी के बेटे का घमंड, गुरूर, मंत्री पद का रुसूख, और बीजेपी में उनके पिता का होने का जो उनको एक वो पावरफुल महसूस होता है ना, वो नहीं गया, वो गुमान नहीं गया। नगर के आर्यमान के पिता सुधीर बालियान बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री है, और आर्यमान सड़कों पर उतरकर अपने दोस्त शौर्य गुप्ता के साथ शराब पीता है, और जाकर मुजफ्फरनगर की बहन बेटियों को छेड़ता है, उनसे जाकर उनके रेट पूछता है, कितने रेट लोगी, बताओ हमारे साथ चलो, गाड़ी में बैठो, बताओ तुम कितना पैसा लोगी, हम तुमको पैसा दे देंगे।
ये बात बीजेपी के पूर्व मंत्री सुधीर बालियान का बेटा आर्यमान और उसका दोस्त शौर्य गुप्ता खुल्लम खुल्ला एक लड़की से कह रहा है। और 2 लड़के आए, पहले आके देख के गए, फिर दोबारा फिर से आए। मुझे कहने लगे क्या रेट है। मैंने कहा मतलब? फिर कहने लगे कि कहाँ से है तू? मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी है? मैंने कहा मेरा घर है, मैं खड़ी होंगी। कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? कह रहा तो फिर हम तेरे घर के अंदर चल रहे। मैंने कहा आप मेरे घर के अंदर क्यों जाओगे और आप कौन हो? तो बदतमीजी करने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे जो मैं इसमें बता भी नहीं सकती। फिर और ज़्यादा तेज बोलने लगे। मैंने तो अपने भाई को बुलाया, इतना बदतमीजी करके ऐसे धक्का सा देके भाग गए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने पता नहीं मुझे क्या बात हुई क्या नहीं। उसके बाद वे अभी हम सब ऊपर थे, घर के सारे मर्द पुलिस स्टेशन में थे। वे दोबारा मेरे अकेला लड़के, पहले वे 2 थे, फिर वो अकेला लड़का दोबारा फिर आया और आके चाचों को आवाज मार के कह रहा जो लड़के में तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी उसको दोबारा बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पैसे लगाने हैं। और ऐसे बदतमीजी करके मेरे चाचा उसे रोक रहे थे, उनकी स्कूटी की चाबी निकाल रहे थे। मेरे चाचा को बहुत जोर से धक्का देके चला गया। और अब आप थाने आइए, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ उनसे, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये लड़कियाँ सेफ थोड़ी हैं ऐसे। ये मुझे घंटाघर में ये चीज़ हुई है, मैं चाहती हूँ उनकी बहुत बढ़िया पिटाई हो। मैं अपने घर में अपने बड़े भाई छोटे भाई किसी की तू तड़ाक नहीं सुनती। मेरे को बर्दाश्त नहीं, मेरे से कोई तू से बोल ले। गैर आदमी आके मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दे के चले गए, मैं चुप नहीं बैठूंगी इसमें बिल्कुल। कौन सी रोड का मामला है? थाने? ये थाने वाली रोड का मामला है। हालांकि आर्यमान जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक और तो बीजेपी महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष को कोसती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी मंत्रियों के जो बेटे हैं वो किस तरीके से अपने पिता की पावर का, रसूख का, घमंड का फायदा उठाकर सड़कों पर बहन बेटियों को चलने नहीं दे रहे हैं। इस देश के अंदर नारियों को 33% आरक्षण की संसद में जरूरत क्या है? सुषमा स्वराज को महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को भरपेट कोसा, लेकिन आपको बता दें गौरव खट्टर नाम का ये सनातनी व्यक्ति, इसकी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, ये कह रहा है कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं है, महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया तो वो कमजोर हो जाएंगी। आज तक जितनी भी महिलाएं राजनीति में आई हैं सब अपनी काबिलियत के दम पर आई हैं। इस देश के अंदर नारियों को 33% आरक्षण की संसद में जरूरत क्या है? सुषमा स्वराज को कौन सा आरक्षण मिला था? निर्मला सीतारमण कौन से आरक्षण से सदन में पहुंची है? बहन मायावती कौन से आरक्षण से 4 बार की मुख्यमंत्री रही? कौन सा आरक्षण है? क्या जरूरत है आरक्षण की? रेखा गुप्ता को कौन से आरक्षण ने मुख्यमंत्री बनाया है? भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन से आरक्षण ने राष्ट्रपति बनाया है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को कौन सा आरक्षण था? जयललिता को कौन सा आरक्षण मिला था कि बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों को पछाड़ देकर के वो मुख्यमंत्री बनी? कौन सा आरक्षण था? ममता बनर्जी को कौन सा आरक्षण है कि वो मुख्यमंत्री बनी हुई है? रानी अहिल्याबाई होलकर जिसके पति का देहांत हो गया, जिसके पिता का देहांत हो गया, जिसके पुत्र का देहांत हो गया, उसके बाद उसने अकेले अपने दम पर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कच्छार तक, रामेश्वर से केदारनाथ बद्रीनाथ तक मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। कौन सा आरक्षण था देवी अहिल्याबाई होलकर के पास? रानी झांसी लक्ष्मीबाई के पास कौन सा आरक्षण था? आरक्षण था क्या इनको? कोई आरक्षण नहीं था। लेकिन ये सब नेत्रियां बनी, ये आरक्षण की बात करके महिलाओं को कमजोर करने की बात है। महिलाओं को 33% कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि इस देश में महिला को आरक्षण देना था, उसका कानून बहुमत से गिर गया है। मैं आपको बता दूं जिन जिन महिलाओं की ये बात कर रहे हैं उनमें से कुछ महिलाएं काबिलियत के दम पर आई हैं, कुछ महिलाएं परिवारवाद के दम पर आई हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती काबिलियत के दम पर आई हैं। लेकिन गौरव खट्टर ये कहना चाहता है कि आज जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन संसद में और विधानसभा में कम है उसके लिए खुद महिला जिम्मेदार है। महिला जो है वो काबिल नहीं है। बाकी 8वीं फेल, 9वीं फेल, 10वीं फेल पुरुष जो हैं वो मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद कुछ भी बन सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर इन सनातनी लोगों की महिला विरोधी सोच देखिए। ये
इतने पितृसत्तात्मक हैं, इनके अंदर पेट्रियार्की इस तरीके से भरी हुई है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, उनके लिए हक नहीं छोड़ना चाहते और बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दे दिया तो वो लोग कमजोर हो जाएंगी। मेरा सवाल ये है कि जितने भी नेता लोकसभा और विधानसभा में हैं, वो जो सनातनी हैं, वो अपनी बहन बेटियों को चुनाव क्यों नहीं लड़ाते? वो खुद ही क्यों लड़ते हैं? जाहिर सी बात है कि पुरुष के भीतर की जो पितृसत्ता है वो कभी महिलाओं का हिस्सा उनको देना नहीं चाहती और ये गौरव खट्टर जैसे लोग जो हैं वो महिला आरक्षण का विरोध करने पहुंच जाते हैं और उसके पीछे ऊट जुलूल तर्क देने लगते हैं। इन सारी खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।